इसमें राइबोसोम 80S पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में हम पहले देख चुके हैं, उसमें हम लोग 70S राइबोसोम, न्यूक्लियस का एक अलग कंपार्टमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया का एक अलग कंपार्टमेंट, लाइसोसोम का अलग होगा, गोल्गी बॉडी का अलग होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जिसकी जरूरत है उसी सब्सटेंस को अंदर आने देगा, जिसका काम नहीं है उसको बाहर जाने देगा। मेनली कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड। ठीक है। एट जो होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, टेल जो होता है वो आपका हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटर। हाइड्रोजन फंक्शन क्या है आपका? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। ये सेम डायरेक्शन में अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो सेम, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो एंटी। Hello and welcome to all of you on my YouTube channel MediLearn Hub. My name is दीपक सिंह एंड आज हम लोग देखेंगे सेल बायोलॉजी का पार्ट सेकेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पार्ट वन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ सेल पढ़ चुके हैं, सेल थ्योरी पढ़ चुके हैं एंड टाइप ऑफ सेल में हमने प्रोकैरियोटिक सेल को ख़त्म कर दिया है। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल कि यूकैरियोटिक सेल होता क्या है और उसके सेल ऑर्गेनेल के बारे में। मेनली हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में आज पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? ए यूकैरियोटिक सेल इज ए कॉम्प्लेक्स सेल डैट हैज ए ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में हमने क्या पढ़ा था? उसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल एक कॉम्प्लेक्स सेल है जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जो कि दोनों ये चीज़ प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट था। यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है इन विच द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए इनक्लोज होता है किसमें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। मतलब इसका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहेगा एंड फॉर्मिंग ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बनाता है। इसका कुछ की फीचर देखते हैं, की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट था। डीएनए इज लीनियर एंड ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। इसका डीएनए क्या होगा? लीनियर होगा। उसका डीएनए, प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए सर्कुलर था। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। लार्जर यूकैरियोटिक सेल बड़ा होता है इन कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता है प्रोकैरियोटिक सेल से। इसमें राइबोसोम 80S पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में हम पहले देख चुके हैं, उसमें हम लोग 70S राइबोसोम पाया जाता था। ये मे बी यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है। प्रोकैरियोटिक के केस में हम लोग क्या पढ़े थे कि मेनली जो जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल है मोस्टली जो होता है यूनिसेलुलर होता था। ठीक है। बट हम लोग यूकैरियोटिक में क्या देख रहे हैं कि मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है, कुछ कुछ जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे एग्जांपल में ईस्ट हो गया, आपका प्रोटिस्टा हो गया। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, फंगी, ये सब एग्जांपल हैं आपके यूकैरियोटिक के। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज ए एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है, ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। इसका क्या मतलब हुआ कि यूकैरियोटिक सेल में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन में बहुत सारा डब्बा होता है, कंपार्टमेंट होता है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, जनरल, ठीक है, स्लीपर। ठीक वैसे ही सेल में अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। जैसे न्यूक्लियस का एक अलग कंपार्टमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया का एक अलग कंपार्टमेंट, लाइसोसोम का अलग होगा, गोल्गी बॉडी का अलग होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग होगा। तो वही बोल रहा है सेंटेंस कि यूकैरियोटिक सेल में बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म में। कैसे? तो प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, जो भी सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं वो कंपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, मतलब हल्का एक एक अलग अलग स्पेस होता है। यूकैरियोटिक सेल पोजेज एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है जिसके पास न्यूक्लियर इन्वेलप होता है। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जैसे ह्यूमन आरबीसी है, इसका शेप, साइज, फंक्शन सब अलग है। ठीक है। न्यूरॉन सेल है, इसका शेप, साइज, फंक्शन सब अलग है। वाइट ब्लड सेल है, इसका शेप, साइज, फंक्शन अलग है, सबका अलग अलग है। ठीक है। प्लांट सेल पोजेस सेल वॉल। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है, लार्ज सेंट्रियोल वैक्यूल होता है, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है।
ऑन द अदर हैंड अगर दूसरे साइड देखें हम लोग तो एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल होता है जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है, वैक्यूल होता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। वही दूसरे साइड देखें तो एनिमल सेल में हम लोग के पास सेंट्रियोल होता है जो कि प्लांट सेल में नहीं होता है। सेंट्रियोल का मेनली फंक्शन है सेल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। इसलिए जो एनिमल होते हैं उनका बॉडी सिमेट्रिक होता है, मतलब अगर 20 से हम लोग उसको काटें तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। वही प्लांट का बॉडी सिमेट्रिकल नहीं होता है, ठीक है। उसके पीछे रीजन क्या है, सेंट्रियोल है आपका। आगे देखते हैं अब हम लोग एक एक करके यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग देख लिए क्या क्या यूकैरियोटिक सेल होता क्या है, एग्जाम्पल क्या 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 फंक्शन है उसके। अब हम लोग एक एक करके सेल ऑर्गेनेल को पढ़ेंगे। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन। ये जो बाहर सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये जो बाहर का बाउंड्री आपको दिख रहा है, मेम्ब्रेन दिख रहा है, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक थीन, फ्लैक्सीबल, सेलेक्टिव परमिएबल बाउंड्री है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक थीन, फ्लैक्सीबल और सेलेक्टिव परमिएबल बाउंड्री है जो कि सेल को चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। सेपरेटिंग द इंटरनल कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। ये जो इंटरनल जितने भी कंटेंट है, जितना भी ऑर्गेनल है, सबको सेपरेट करके रखता है बाहर के इन्वायरमेंट से। एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करता है, किस सब्सटेंस को बाहर जाना है, किस सब्सटेंस को अंदर आना है, उसको रेगुलेट करता है। ये क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल, मतलब जिसकी ज़रूरत है उसी सब्सटेंस को अंदर आने देगा, जिसका काम नहीं है उसको बाहर जाने देगा, ठीक है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हम नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट में भी बता चुके हैं पहले, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर था, हम लोग कब पढ़ पाए, आफ्टर द एडवांट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, उसके बाद हम लोग इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में जान पाए। सबसे पहला इसका डिटेल स्ट्रक्चर किस पे स्टडी किया गया था, ह्यूमन आरबीसी पे। एमसीक्यू क्वेश्चन। सेल मेम्ब्रेन मेनली किस चीज़ से मिलकर बना हुआ रहता है, तो मेनली 3 चीज़ से मिलकर बना हुआ रहता है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड मेनली कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू में आता है। ये लिपिड जो होता है बाई लेयर में अरेंज रहता है। बाई लेयर मतलब 2 लेयर में अरेंज होता है। आगे देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। प्रोटीन से मिला होता है। कार्बोहाइड्रेट मेनली ये अटैच होता है पेरीफेरी पे, ठीक है। प्रोटीन से अटैच होता है कार्बोहाइड्रेट। मेनली कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। देखो द लिपिड आर अरेंज्ड विद द मेम्ब्रेन। लिपिड क्या है, मेम्ब्रेन से अटैच होता है विथ पोलर हेड। पोलर हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर, हाइड्रो मीन्स पानी, फिलिक मतलब लवेबल नेचर, जो पानी से प्यार करता है उसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। लिपिड ये आपका हुआ लिपिड, इसको बोलते हैं हम लोग हेड, पोलर हेड, इसको बोलते हैं टेल। हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, टेल जो होता है वो आपका हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटर, हाइड्रो मीन्स पानी, फोबिक मतलब डर होता है, हेट होता है। तो यही बोल रहा है कि जो लिपिड है वो अरेंज होता है, इसका पोलर जो हेड है टुवार्ड द आउटसाइड होता है, बाहर की तरफ होता है। एंड नॉन पोलर जो टेल है जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का है वो इनर पार्ट में होता है, ठीक है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड के अलावा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, ठीक है। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। ह्यूमन आरबीसी पे स्टडी किया गया था सेल मेम्ब्रेन का, तो इसका जो 52% पार्ट है वो प्रोटीन से बनता है एंड 40% जो पार्ट है आपका लिपिड से मिलके बनता है, ठीक है। तो लिपिड के बारे में हमने क्या देखा है, लिपिड 2 लेयर में अरेंज होता है। लिपिड का 2 पार्ट होता है, एक पोलर हेड होता है, एक टेल होता है। हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। लिपिड के अलावा सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है और ह्यूमन आरबीसी में मेनली 52% जो होता है प्रोटीन होता है और अब 40% आपका लिपिड होता है। लिपिड का बात ख़त्म। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के बारे में, ठीक है। प्रोटीन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पेरीफेरल, एक होता है
इंटीग्रल। पेरिफेरल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सरफेस पे लाई करता है, बाहर की तरफ लाई करता है। इंटीग्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पार्शियली या टोटली बरीड होता है किस में? मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन में बरीड होगा, बरीड मतलब धंसा हुआ रहेगा पार्शियली या टोटली, उसे हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे, और जो सरफेस पे रहेगा उसे पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे। इमेज के द्वारा हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन जो है टोटली बरीड है इसके अंदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन जो कि सरफेस पे लाई करता है उसे हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन दो प्रकार का होगा, इंटीग्रल और पेरिफेरल। लिपिड देखें तो लिपिड का देखो एक लेयर ये हुआ, एक लेयर नीचे का हुआ। इसमें बॉडी में दो पार्ट है, जो ऊपर राउंड सा है इसको हेड बोलते हैं, ये जो है टेल बोलते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट जो था वो सब पेरिफेरल प्रोटीन से अटैच रहता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। सेल मेम्ब्रेन का ये जो आपने स्ट्रक्चर अभी देखा इसको दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया था? 1972 में। इस मॉडल का नाम उन्होंने दिया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था, तो वो आपके होंगे सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया था? तो 1972 में दिया था। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, लिपिड का फ्लूइड नेचर होने के चलते ये इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विथ इन द ओवरऑल बाइलेयर। क्या करता है? ये प्रोटीन को लेटरल मूवमेंट करने में मदद करता है, किस में? लिपिड के बाइलेयर में। ठीक है, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन किस चीज़ में हेल्प करता है? सेल ग्रोथ में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है, सेक्रेशन में मदद करता है, एंड इंटर सेलुलर जंक्शन बनाने में मदद करता है। इंटर मतलब होता है दो सेल के बीच में अगर कोई जंक्शन बनाना है उसमें मदद करता है। द फ्लूइड मोजाइक मॉडल स्टेट दैट, फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या कहता है कि सेल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना रहता है, जिसमें प्रोटीन जो होता है धंसा हुआ रहता है, इम्बेडेड रहता है, एंड मूव लेटरली, वो लेटरल मूवमेंट करता है। अभी हम लोग ऊपर देखें लेटरल मूवमेंट प्रोटीन करता है, एंड फॉर्मिंग ए मोजाइक लाइक पैटर्न, मोजाइक लाइक पैटर्न बनाता है। ठीक है, मोजाइक लाइक पैटर्न बनाता है। इसमें दो प्रोटीन था, एक इंटीग्रल था, एक पेरिफेरल था। इंटीग्रल प्रोटीन जो था वो मेम्ब्रेन में धंसा हुआ था, एंड पेरिफेरल जो प्रोटीन था वो सरफेस पे लाई करता था। लिपिड एंड प्रोटीन कैन मूव साइड में। मेम्ब्रेन जो होता है रिजिड नहीं होता है क्योंकि फ्लूइड से बना हुआ रहता है। इसका मेन फंक्शन क्या है आपका? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, ये मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन कराता है अक्रॉस इट। अगर कोई मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर लाना है उसमें मदद करता है, या अंदर से बाहर लेके जाना है उसमें मदद करता है। इसका ट्रांसपोर्टेशन में मदद, ट्रांसपोर्टेशन में काम है इसका। तो ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप्स का होता है वो देख लेते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। मेनली ट्रांसपोर्टेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो इट इज़ ए टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, एक प्रकार का मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है किसी भी सब ट्रांस को मूव करने के लिए। अगर एक सब ट्रांस को इधर से इधर लाना है, मेम्ब्रेन ये है, अगर इधर से इधर लाना है तो इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो सिंपल सा डिफिनीसन क्या हुआ कि इट इज़ ए टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी टू मूव द सब ट्रांस। अब देखो इसका की पॉइंट है, इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसमें जो मूवमेंट होगा सब्सटेंस का अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब हुआ हमेशा हाई टू लो सब्सटेंस का मूवमेंट होगा। जैसे इधर हाई सब्सटेंस है, इधर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो इधर कम है, तो हमेशा मूवमेंट हाई टू लो होगा। इसको कहते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट तीन प्रकार का होता है, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन मेनली गैस के केस में होता है, तो इसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये कहाँ होगा? गैस के केस में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? यूज कैरियर और चैनल प्रोटीन, इसमें एनर्जी नहीं चाहिए होता है। कोई कैरियर या चैनल प्रोटीन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सब्सटेंस को एक जगह से दूसरे जगह लेके आते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रोटीन है,
जो हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन पढ़े थे, इंटीग्रल प्रोटीन है, इधर से मॉलिक्यूल्स को जिधर हाई कंसंट्रेशन है उधर से इधर लो कंसंट्रेशन है इधर लेके आता है। इसमें हम लोग कैरियर का यूज करते हैं या चैनल प्रोटीन का। स्टिल नो एटीपी यूज, इसमें भी एटीपी का यूज नहीं होता है। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। इसमें क्या करते हैं हम लोग, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट करवाते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या समझे कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। इसका सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है। छत पे सबके वाटर टंकी लगा हुआ रहता है, वाटर टैंक होता है, नीचे नल होता है। ठीक है। जैसे ही हम लोग नल को ओपन करते हैं पानी उसमें से गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन लो है, तो इसमें कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। टैप को हम लोग ऑन करते हैं, पानी अपने आप गिरने लगता है। इसको हम लोग कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी यही होता है। अब देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन। इसमें देखो अपोजिट हो रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। इसमें क्या हो रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब्सटेंस का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसमें अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, इसमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। ऑप्टेन फॉर्म ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में यूज होता है? एटीपी के फॉर्म में यूज होता है। ये मेनली दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें होता है यूज एटीपी डायरेक्टली, इसमें एटीपी का यूज डायरेक्टली होता है। इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल बताओ, तो सोडियम पोटेशियम पंप हुआ। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? यूज आयन ग्रेड, इसमें आयन ग्रेडियंट का यूज होता है। इसका दो एग्जांपल है, सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट। सिम मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स को तो उसको कहते हैं सिमपोर्ट। एंटीपोर्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे सोडियम है ग्लूकोज है, दोनों का मूवमेंट इधर के साइड हो रहा है तो इसको बोलते हैं सिमपोर्ट। एंटीपोर्ट सोडियम का मूवमेंट इधर हो रहा है और हाइड्रोजन का मूवमेंट इधर हो रहा है, तो ये हुआ अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंस का तो उसको बोलते हैं हम लोग एंटीपोर्ट। ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक बार समरी में देख लेते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें सब्सटेंस का मूवमेंट कहाँ से होता है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ठीक है। इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एटीपी चाहिए इसमें एनर्जी के लिए। ठीक है। अगर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो एटीपी डायरेक्टली यूज होगा, जिसका एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप है। अगर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो इसमें आयन ग्रेडियंट का यूज होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सिम और एंटी। सिम नाम से ही पता चल रहा है, सेम डायरेक्शन में अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो सिम, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो एंटी। ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में।